हेलो एंड वेलकम टू ऑल। टुडे वी विल टॉक अबाउट सम फॉरेस्ट्स या फिर बायोम्स, देन क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, द क्लाइमेट ग्रुप, वेटलैंड्स क्या हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, डब्ल्यूएचओ जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस इशू करता है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है, उनमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। वन क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स 2021 का है, बाकी यहाँ से प्रीलिम्स 2022 स्टार्ट हो जाएगा एंड देन वन मोर ईयर विल बी लेफ्ट दैट इज़ 2023। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक सिंपल वे में आप इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे, साथ के साथ आप अपना एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इफेक्टिवली टैकल करने में हेल्प करेगा। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में। ओरिजिन से मतलब ये है आप ये जान पाएंगे कोई क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है। देन कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपकी मदद करेगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो यूपीएससी हर साल पीवाईक्यू के बेसिस पे पीवाईक्यू में जो कीवर्ड्स कंसेप्ट्स दिए हुए हैं उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रेम करती है हर सब्जेक्ट एरिया में। फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, लीफ litter decomposes faster than in any other biome and as a result the soil surface is often almost bare। लीफ litter जो है वो फास्टर डिकम्पोज करता है और जो सोइल सरफेस है वो ऑलमोस्ट बेयर रहता है। एक सेंटेंस यहाँ तक। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of the trees। This is most likely the description of। ये कौन से फॉरेस्ट या बायोम्स का डिस्क्रिप्शन है, किस टाइप के फॉरेस्ट में ऐसी सिचुएशंस वेजिटेशन की देखने को मिलती है। मेन कीवर्ड्स यहाँ अगर आपने देखे कैनोपी, एपियाइट्स, राइट। लीफ लिटर जो है वो फास्ट डिकम्पोज करता है। इस बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं दीज आर द सूटेबल कंडीशंस फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। अगर आपने बेसिक भी इनके बारे में पढ़ा होगा तो ये कीवर्ड्स आपके सामने आए होंगे और उन कीवर्ड्स से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ वहाँ इस टाइप की सिचुएशंस हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में ऑलरेडी एनवायरनमेंट लेक्चर 10 क्वेश्चन नंबर 1 में बात हो चुकी है। प्रीलिम्स 2015 का एक क्वेश्चन है। फिर से एक बार ब्रॉडली इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की खासियत। वहाँ हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। हाई बायोडाइवर्सिटी से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज अलग अलग वैरायटी की आपको देखने को मिलेंगी। देन देयर इज़ डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज फॉर्म्ड बाय टॉल ट्रीज। लंबे लंबे पेड़ हैं और वो बिल्कुल डेंस हैं, एक कैनोपी टाइप में बनाते हैं। क्लाइमेट वहाँ का वार्म होगा। हाई रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। जो सोइल है वो न्यूट्रिएंट पुअर होगी। क्यों? क्योंकि हैवी रेनफॉल है उस वजह से लीचिंग ज़्यादा होती है। देन एपीहाइट एंड लियाना आर प्लांट स्पीसीज। एपीहाइट ये वो प्लांट स्पीसीज हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करके एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मूव करते हैं अपवर्ड। मैप पे आप देख सकते हैं दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन एरियाज में यू विल फाइंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट सॉरी साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है एंड नॉर्थ ईस्ट। दीज एरियाज आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट एक और ऑप्शंस में कीवर्ड दे रखा है, इसके बारे में लेक्चर 8 में बात हो चुकी है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में भी लेक्चर 8 में बात हो चुकी है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन।
वन मोर फॉरेस्ट इज गिवन दैट इज कोनीफेरस। कोनीफेरस को टैगा या बोरील फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हैं जिनमें कोनीफेरस ट्रीज होते हैं। लोकेशन कहाँ इनकी? मोस्टली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, जो माउंटेनियस पहाड़ी एरिया है, खासकर नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया के, इंडिया में जो हिमालयज वगैरह है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। मैप पे आप देख सकते हैं इनका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज नॉर्थ अमेरिका का जो शेडेड पार्ट है, ये सब कोनिफेरस फॉरेस्ट हैं। दिस इज यूरेशिया। इंडिया के केस में आप देख सकते हैं चाइना एंड इंडिया, सेंट्रल एशिया। क्या खास फीचर्स हैं इन फॉरेस्ट के? यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब लॉन्ग एंड हार्श विंटर देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ जो समर है वो बेहद छोटी और ठंडी होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। विंटर बेहद ज़्यादा होती है और लंबे समय तक चलती है। वेजिटेशन के तौर पे आपको कोनीफेरस ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे पाइन, स्प्रूस, फिर सिडार, लार्क। देन ये जो ट्रीज हैं इनके जो पत्ते हैं वो निडल लाइक होते हैं, निडल की शेप के होते हैं, इस तरह, मतलब बिल्कुल। ऐसा क्यों? ताकि वाटर का लॉस कम किया जा सके और फोटोसिंथेसिस इजीली किया जा सके कोल्ड टेम्परेचर कंडीशंस। यहाँ की जो सोइल है वो एसिडिक और न्यूट्रिएंट पुअर होती है। स्लो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बेहद कम है, कोल्ड कंडीशंस हैं। कोल्ड कंडीशंस में ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन धीरे होता है। फोना के तौर पे यहाँ पे मैमल्स जैसे मूज, डियर, बियर्स, वोल्स, लाइनेक्स, बर्ड्स, ओल्स, हॉक्स, वुडपेकर, ईगल्स सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर which monitors the emission reduction pledges of different countries is a climate action tracker। जो है वो अलग अलग कंट्रीज की जो एमिशन रिडक्शन प्लेजेस हैं, इस चीज़ के एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन, उसके कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ए, डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। बी, विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। सी, कमिटी अंडर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। डी, एजेंसी promoted and financed by United Nations Environment Program and World Bank। Correct answer in this case is A। यानी ये डाटाबेस है किस चीज़ का? जो मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्रेस है, किसी कंट्री ने क्या टारगेट सेट किए और उनको कितना अचीव किया, उससे रिलेटेड, जिसको क्रिएट किया है कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने। कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। सेकंड इज, जैसे ये कीवर्ड हैं आईपीसीसी एंड यूएनसीसी एंड यूएनई, वर्ल्ड बैंक। all these four keywords are not discussed in this question because they are already covered in some other questions। यहाँ पे हम सिर्फ क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात करेंगे। ये क्या है? ये एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट है। किस लिए, क्यों लाया गया? ताकि जो प्रोग्रेस है उसको इवेल्युएट किया जा सके। कौन सी प्रोग्रेस? कंट्रीज़ की, किस बारे में? ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के बारे में। उन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में गोल्स सेट किए हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए, वो कितना उस पर अच्छे से काम कर रहे हैं। 2009 में ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने एक साथ मिलकर लॉन्च किया था, जैसे न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एनालिटिक्स। ये फिलहाल 39 कंट्रीज़ और साथ के साथ ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनको ट्रैक करता है। ये सभी मिला के टोटल 85% ऑफ ग्लोबल एमिशंस को कवर करते हैं। इट इज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। दिस इज द काइंड ऑफ लोगो यू कैन से क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। Consider the following statements. Number 1, the Climate Group is an international non-profit organization that drives climate action by building large networks and runs them। क्या है? क्लाइमेट
ग्रुप के बारे में बात हो रही है। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट एक्शन को ड्राइव करती है। कैसे? बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, गवर्नमेंट्स के बीच में नेटवर्क क्रिएट करके और उनको रन करके क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों को करती है। देन सेकंड इज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, in partnership with Climate Group, launched a global initiative that is EP100. Third, EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. Fourth क्या है? Some Indian companies are members of EP100. Fifth क्या है? The International Energy Agency is the secretariat of the Under 2 Coalition. काफ़ी कीवर्ड्स हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहला कीवर्ड क्या है? क्लाइमेट ग्रुप, इसके बारे में बात हो रखी है। सेकंड कीवर्ड क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देन देयर इज EP100, Under 2 Coalition। ऑल दीज आर द कीवर्ड्स, इनकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि क्लाइमेट ग्रुप जो है वो एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइमेट से रिलेटेड काम करती है। EP100 जो है वो इस चीज़ के लिए काम करता है, जो कंपनीज हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम कर रही हैं, कम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए काम कर रही हैं, उनको मतलब एक साथ लाने का एक इनिशिएटिव है। कुछ इंडियन कंपनीज भी इसका पार्ट है। फिफ्थ इज इनकरेक्ट, क्योंकि अंडर 2 कोएलिशन जो है वो एक इनिशिएटिव है किसका? क्लाइमेट ग्रुप का ही। द क्लाइमेट ग्रुप का ही एक इनिशिएटिव है एंड द क्लाइमेट ग्रुप इज द सेक्रेटेरिएट टू अंडर 2 कोएलिशन। डिटेल से बात करते हैं, क्लाइमेट ग्रुप है क्या? ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों बनाई गई? ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके और नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव किए जा सके। कब तक? 2050 तक। कब सेटअप किया गया इसको? 2004 में। कहाँ पे? लंदन यानी UK में। क्या खास बात है इस ग्रुप की? इस ग्रुप की खास बात यह है कि ये एम करता है किस चीज़ के लिए? नेटवर्क क्रिएट करना। किसका नेटवर्क? सरकारें जो हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताकि एक कलेक्टिव वे में क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। कुछ इसके मेन फोकस एरियाज हैं, जैसे कॉरपोरेट क्लाइमेट एक्शन, सब नेशनल क्लाइमेट एक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना और क्लाइमेट फाइनेंस के भी मतलब उसके रिगार्डिंग भी काम करना। कुछ इनिशिएटिव्स इसके द्वारा लिए गए हैं, दैट इज़ नंबर 1 RE100। RE100 से मतलब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी 100, यानी जो बिजनेसेस ऐसे हैं 100% रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कमिटेड हैं, उनको एक साथ लेके आना। ये CDP के पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया। सेकंड इज EP100, यानी EP का मतलब यहाँ है एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी प्रोफिशिएंसी। ये किस चीज़ के लिए काम करते हैं? कि जो कंपनियां एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही हैं, उनको एक साथ लाना। इसकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया, अलायंस टू सेव एनर्जी के साथ ये लॉन्च किया गया। थर्ड जो है EV100। EV का मतलब है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जो कंपनियां 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करने के लिए काम कर रही हैं, उनको एक साथ लाना। यानी मेन जो है ये कंपनीज, बिजनेसेस को एक साथ लाता है, गवर्नमेंट्स को एक साथ लाता है। फोर्थ इज स्टील ज़ीरो। ये क्या है? कि जो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है और वो नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए कमिटेड हैं बाय 2050, उनको एक साथ लाना। कंक्रीट ज़ीरो, जो कंपनियां कंक्रीट प्रोडक्शन से कार्बन फुटप्रिंट के इश्यू को टैकल करने पे लगी हुई हैं, उनको एक साथ लाना। अंडर 2 कोएलिशन क्या है? ये कोएलिशन है सब नेशनल गवर्नमेंट्स का। किस बात के लिए? कि जो भी सरकारें कमिटेड हैं नेट ज़ीरो एमिशंस अचीव करने के लिए, या फिर जो
एमिशन है उसको 2 मिलियन मैट्रिक टन पर कैपिटल से कम लाने के लिए, कम करने के लिए बाई 2050। तो उनको सपोर्ट करना, उनके बीच में कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन बनाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना 2 डिग्री सेल्सियस से कम। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ये स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया की पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया। अनदर कीवर्ड जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। लोगों में आप देख सकते हैं, इट इज़ रिटन लाइक दिस। ये एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? ताकि पॉलिसी रिकमेंडेशंस, एनालिसिस और डाटा प्रोवाइड किया जा सके। किस बात के बारे में? जो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर है उसके रिगार्डिंग। कब इसको बनाया गया? 1974 में, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD। OECD क्या है? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं, इसकी क्या फुल फॉर्म है। हमने कई जगह इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फीचर्स क्या हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के? इसमें 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 13 एसोसिएटेड और एसोसिएशन कंट्रीज़ हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं अराउंड 75% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड। ये सपोर्ट करती है मेंबर कंट्रीज़ को किस चीज़ के बारे में? उन कंट्रीज़ में एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना और क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन में मदद करना। 2 रिपोर्ट ये मेनली पब्लिश करती है ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, सेकंड इज नेट जीरो बाय 2050 रिपोर्ट। इंडिया इसका एक एसोसिएशन कंट्रीज जो है उनमें एक मेंबर है। फोर्थ इज इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनीज। इस बारे में बात हो रही है कि अगर रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट धरती के अगर लंग्स हैं तो वेटलैंड्स जो हैं उसकी किडनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट दी अबाउ स्टेटमेंट। यानी वेटलैंड के कौन से फंक्शन, नीचे जो 4 चीज़ें दे रखी हैं इनमें से ऊपर दी हुई स्टेटमेंट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व्स सरफेस रन ऑफ, सबसोइल परकोलेशन एंड इवेपोरेशन। बी Algae form the nutrient base upon which fish, crustaceans, molluscs, molluscs, birds, reptiles and mammals thrive. Third is wetlands play a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization. Fourth is aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. कौन सा फंक्शन? ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस ये वेटलैंड्स परफॉर्म करती है, लेकिन कौन सा फंक्शन इनमें से जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है हमें, कौन सी स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लंग्स क्या काम करते हैं, किडनी क्या काम करती है। किडनी एक फिल्टरिंग का काम करती है, राइट। तो जो डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो एक्वेटिक प्लांट हैं यहाँ पे वेटलैंड्स में, वो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से दे एक्ट एज नेचुरल वाटर फिल्टर। डी इज द करेक्ट आंसर। वेटलैंड्स क्या हैं? दीज आर द डाइवर्स इकोसिस्टम्स जहाँ पे पानी की मौजूदगी रहती है या तो परमानेंटली या सीजनली। इमेज में आप देख सकते हैं डाइवर्स इकोसिस्टम है, ट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगे, वाटर वहाँ एक मतलब प्रेजेंस होना एसेंशियल कंडीशन है, और भी अदर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मार्सेज, स्वैम्प्स, मैनग्रोव्स, बोग्स, फेंस, ये सभी वेटलैंड्स हैं। कॉमनली ये जो हैं कोस्ट लाइन, रिवर्स, लेक्स के आसपास पाई जाती हैं। एनवायरनमेंट लेक्चर 4 क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेटलैंड्स के बारे में बात की है। इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं, रामसर कन्वेंशन वगैरह हैं, वहाँ पे इनके बारे में बात हो रखी है। यू कैन विजिट द लिंक गिवन इन आई बटन एंड वॉच इट। क्या मेन फीचर्स हैं वेटलैंड के, फंक्शंस क्या हैं?
मेन फंक्शन है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह काम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे बेहद ज़्यादा वैरायटी में यूनिक एनिमल और प्लांट स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। ट्रांजिशनल जोन होते हैं ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से मतलब है जो ज़मीन पे इकोसिस्टम है, एक्वेटिक मतलब जो पानी का इकोसिस्टम है। These also act as natural water filter by removing pollutants, sediments and excess nutrients from water. ये नेचुरल स्पॉन्जेस की तरह भी काम करते हैं, जिससे ये वाटर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं और फ्लड वगैरह के रिस्क को कम करते हैं। क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करने में ये हेल्प करते हैं। कैसे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है यहाँ पे प्लांट्स वगैरह में, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं इरोजन से, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं किस बात के लिए, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म के लिए। सो दीज आर वेरी स्पेशल इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। WHO की वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जो हैं उनके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ये बताना है कौन सी ठीक कौन सी गलत है। फर्स्ट जो है, द 24-hour मीन ऑफ PM2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube and annual mean of 2.5 should not exceed 5 microgram per meter cube. Second, in a year, the highest levels of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. Third, PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. Fourth, excessive ozone in the air can trigger asthma. Which of the statements given above are correct? 1, 3 and 4, 1 and 4, 2, 3 and 4, 1 and 2. Correct answer in this case is B. यानी first और fourth statement are correct. First statement talks about PM2.5, उसका 24-hour मीन कितना होना चाहिए, एनुअल मीन कितना होना चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट, अगर एक्सेसिव ओजोन है हवा में तो वो अस्थमा कर सकती है। अस्थमा इज दमा इन हिंदी। थर्ड स्टेटमेंट, सॉरी सेकंड और थर्ड इज इनकरेक्ट। WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या हैं? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। किसने दी? WHO ने दी। क्यों? ताकि जो भी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड रिस्क हैं उनको हाईलाइट किया जा सके और एयर क्वालिटी कितनी मेंटेन रखनी है, कितना सेफ लेवल है, उस चीज़ को अच्छे से बताया जा सके, जिसकी मदद से पॉलिसी मेकर्स अच्छी पॉलिसीज़ बना सकें और पब्लिक भी अपने लेवल पे सेफ्टी मेजर्स अडोप्ट कर सकें। इसको 1987 में फ़र्स्ट टाइम इशू किया गया था, बाद में इनको अपडेट किया गया है 1997 में, 2005 एंड 2021 में। हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं इस टाइप के पोल्यूशन से रिलेटेड, जो पोल्यूटेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं? दीज आर दी 6 पोल्यूटेंट्स विच आर इंक्लूडेड: PM2.5, PM10, O3, NO2 and SO2 and CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड पार्टिकुलेट मैटर। 2 टाइप का है, 2.5 और 10। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इनकी वजह से होते हैं: लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज़, हाइपोक्सिया यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन अच्छे से ना पहुंच पाना। इनके जो लेवल्स हैं, एवरेज टाइम मतलब एनुअल लेवल पे कितना होना चाहिए, 24 आवर्स में कितना होना चाहिए, वो सभी 2005 में ये था, 2021 में ये अपडेटेड डाटा है ईच कैटेगरी के लिए, लाइक दिस। एंड WHO ने एक और डाटा दिया है किस चीज़ से रिलेटेड, कि पोल्यूशन की वजह से, टोटल पोल्यूशन यानी आउटडोर का भी, बाहर का भी और घर के अंदर का भी, सारे पोल्यूशन को मिला के अगर हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ होती हैं हर साल। बेहद बड़ा नंबर है। इसको अगर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसे या क्वेश्चन आए उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ सीखने को मिला,
रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिली तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। आप अपने सजेशन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो हमें चीज़ों को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू।